ने दबा दिया, दफन कर दिया। 21 अक्टूबर 1943 को मोयान के इलाके में जब नेताजी सुभाष चंद्र के साथ जो फौज आई, तो आप यकीन मानिए, जिस बंगाल को आज जिहादियों ने एक दूसरा कश्मीर बना दिया है, उस हर बंगाल में हर घर के बाहर बेटी, बेटा, महिलाएं, बुजुर्ग, जिसके हाथ में जो भी चीजें थी, लोगों के हाथ में डंडे थे, डंडे लेके खड़े हो गए थे कि सुभाष चंद्र बोस आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। 21 अक्टूबर 1943 में यूनाइटेड भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित हुआ। डाक टिकट जारी हुई, करेंसी जारी हुई, बैंक बना और दुनिया के 9 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर शामिल था, भारत की आजादी की मान्यता दी। हमने ऐसे पुरुषार्थी को खो दिया, एक षड्यंत्र के तहत खो दिया। और जब ऐसे पुरुषार्थी समाज से हट जाते हैं और गुलाब का फूल लगाए लोग नजर आते हैं, तो समाज के अंदर उसी किस्म की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए मैं मानता हूं, इस देश को सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, बहादुरी के साथ जीने की अगर किसी एक आदमी ने कोशिश की, उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। क्या यह नहीं हो सकता कि गुजरात के लोग जो बड़े दानी हैं, कि हम दुनिया के अंदर एक नया मैसेज दें और ऐसा मैसेज दें कि जो यहां आए थे राज करने, भले ही उनके पूरे देश की जनसंख्या 6 करोड़ 25 लाख हो, लेकिन वो ग्रेट ब्रिटेन है। जो कहते थे कि उनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, लेकिन आज सूरज निकल आता है तो संडे मनाते हैं। आपके यहां से यह आवाज उठनी चाहिए कि अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन सकती है, तो अब भारत में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगे और उसका नाम हो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। आने वाली नस्लों को पता तो चले कि सुभाष चंद्र बोस थे कौन। सरदार पटेल के बारे में भी देर से जाना, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी देर से जाना, लेकिन जितनी तेजी से आप जान रहे हैं, उतनी तेजी से शाहीन बाग बन रहे हैं। ये परेशानी इस बात की नहीं है कि कोई एक नाम का आदमी सत्ता में बैठ गया है और ये सत्ता से नहीं हट रहे। उनकी हर दिन प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम है, इन दोनों के आने के बाद सनातनी हर रोज बदल रहा है, हर दिन सवाल कर रहा है। अगर ये 100 करोड़ बदल गए तो गंगा जमुना तहजीब जमुना में मिलेगी। लिहाजा जो लैंड जिहाद की बात और लव जिहाद की बात आपने कही, इनके ऐतिहासिक तथ्यों पे जाइए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत चीजें पता है। उत्तर प्रदेश में कानून बना लव जिहाद का। अब ये कितनी कंट्राडिक्टरी बात है। जिन्होंने लव किया, उन्होंने लव जिहाद भी किया। जिस शख्स ने उत्तर प्रदेश में कभी लव किया नहीं, उसने लव जिहाद पे कानून बना दिया। और जब वहां कानून बना तो लोगों ने कहा, साहब इसको देख के लोग मध्य प्रदेश में भी बना दिया, और ये लोग लव के बड़े खिलाफ हैं, और ये जो आरएसएस के लोग हैं और ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये तो इस तरीके के लोग ही नहीं हैं, ये तो महिलाओं में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं, तमाम वगैरह वगैरह कहानियां चली। मैंने समय लिया, मैंने कहा इसका तोड़ लाता हूं तथ्यों के साथ। मुझे 1 साल लग गया, क्योंकि इस दरमियान आप जानते हैं कोरोना की वजह से मैं निकल नहीं पाया।
आपको मालूम है इस तथाकथित आजाद भारत में पहला लव जिहाद कब हुआ? तब बीजेपी नाम की चीज भी नहीं थी, और उस लव जिहाद के खिलाफ आवाज किसने उठाई? आप सोच ही नहीं सकते। भारत के और आपके प्रदेश से गए हुए एक साहब जिन्हें देश राष्ट्रपिता मानता है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री, इन दोनों ने लव जिहाद के खिलाफ पहली मुहिम की, और जिस बेचारी बहन ने शादी कर ली थी उसकी शादी तक तोड़वा दी। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके नाम के आगे पंडित लगता था, उनकी बहन के पीछे पंडित लगता था। विजय लक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उनको सैयद हुसैन साहब से प्रेम हो गया और बिना बताए शादी कर ली। तो 1947 के हालात कुछ और थे, तो उन्हें लगा इसको करने से तो गड़बड़ी हो जाएगी, प्रधानमंत्री बनने पे सवाल न कहीं खड़ा हो जाए। तो दोनों को बुलाया गया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनसे कहा, तुम्हें इस मुसलमान के अलावा कोई दूसरा नहीं मिला था? और उनके जो चेले थे नंबर 1, दोनों ने मिलकर उस शादी को तोड़वाया और फिर इसका इंतजाम किया कि सैयद हुसैन साहब दोबारा मिल ना पाए। तो उन्हें इजिप्ट, मिस्र की राजधानी काहिरा में एम्बेसडर बना के भेज दिया। और आखिर में हुआ यह कि वो बेचारी फिर कभी सोवियत यूनियन की, कभी इंग्लैंड की में घूमती रही, लेकिन मिल नहीं पाई। और इस किताब का नाम है म्यूजिंग्स एंड मेमोरीज बाय पोंटी पालिट। और ये एक आर्मी अफसर थे जो काहिरा में उस एम्बेसी में पोस्टेड थे, जो हुसैन साहब से मिले और पूरी कहानी उन्हें बताई। और उस पूरी किताब 306 और 300 पेज नंबर 7 पर जिक्र है। तो आजाद भारत में हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जिम्मेदार नहीं है इस लव जिहाद के। ये जो काम कर रहे हैं ये तो महात्मा गांधी और नेहरू के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इनको आप खामखा गाली देते हैं कि ये लव के खिलाफ है। लिहाजा मैं मानता हूं कि आप जब तथ्यों पे और तर्कों पे बात करेंगे तो लड़ाई ज्यादा आसानी से लड़ी जा सकती है। लिहाजा दूसरा, जब आप लैंड जिहाद की बात करते हैं तो मैंने सुना अभी उस पे कुछ, मुझे जगदीश महंत साहब ने कुछ बताया कि आपके यहां कोई कानून बन गया है, पास हो गया है, लेकिन आपको एक कानून के बारे में नहीं पता। आप जहां बैठे हैं यह आपकी जमीन नहीं है। आप 100 गज का प्लॉट खरीदते हैं, उसे किसी जिहादी से बचा लेते हैं, आप खुश होते हैं, क्योंकि इस समाज को एक घुट्टी पिला करके सुलाया गया। जिसने बोलने की कोशिश की उसकी या तो आवाज बंद कर दी या वो गायब हो गया। 2 कानून ऐसे हैं जिससे कि ये जो भारत आपको दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। और कुछ लोग इस बात को शायरी के माध्यम से कहते थे और आपने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे नहीं थे, कुछ लोग आपको उस तरफ शायरी के माध्यम से बता करके चिढ़ाने की कोशिश करते थे और आप रिएक्ट तक नहीं करा आपने, बल्कि उन लोगों की शायरी पे आपने ताली बजाई। तो उनको लगा ऐसा मूर्ख समाज कहां होगा कि जिन्हें हम गाली दे रहे हैं वो हमारी बात पे ताली बजा रहे हैं। और ये सिलसिला चला। आपको ताज्जुब होगा जो बात मैं आपको बता रहा हूं।
हो सकता है कहीं सुनी हो, मेरे किसी पुराने लेक्चर में सुनी हो आपने, लेकिन आपने ये विषय रखा, इसलिए इन दोनों विषय के बारे में मैं आपको यथार्थ बताना चाहता हूं। 1991 में भारत की संसद ने एक निहायती जघन्य अपराध किया, और वो अपराध यह था कि 1947 को यह भारत का विभाजन जिन बुनियादों पे हुआ हो वो विषय नहीं है इस वक्त। 712 से जितने भी आक्रांत आए, चाहे मुसलमान के रूप में आए हो, चाहे ईसाई के रूप में आए हो, चाहे पुर्तगाली के रूप में आए हो, वो यहां आए। उन्होंने यहां की संस्कृति को, यहां के मंदिरों को, यहां के मठों को नष्ट किया। जो आज रिकॉर्ड है भारत सरकार का, उसमें 30,000 मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़े, और आपकी आस्था का केंद्र अयोध्या, बाबा विश्वनाथ और मथुरा, इनको इस तरीके से रखा गया कि आपकी नस्लें हमेशा यह देखें कि आप कितने कायर और डरपोक थे। उन्होंने मंदिर तो रखा, लेकिन मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई है। 1991 में जब राम मंदिर का मुद्दा अपने चरम पर था, नरसिम्हा राव की सरकार थी, आनन फानन में मैंने कहा कि हमको कभी कभी खुश होने के लिए भी सोचना चाहिए कि हम किस बात पे इतने उत्साहित हो जाते हैं। और हमेशा मैंने देखा कि ऐसी बातों में आपको छोटी सी कोई बात दी और इतनी बड़ी चीज आपसे ले ली और आपको अंदाजा नहीं होता। जब यह कानून बन रहा था तब कहा गया कि अयोध्या का मसला जो है वो अलग है, इसको बाहर कर दीजिए, और बाकी को एक कानून बना करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को संसद में मंजूरी दे दी गई। और इसके तहत कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी मंदिर हैं, जो भी मठ हैं, जो भी उनके कब्जे हैं, उनकी यथास्थिति रहेगी, उन्हें बदला नहीं जाएगा। वो किसके कब्जे में है आप सबको पता है। और फिर 1992 हो गया, यानी 91 में यह भूमिका तय हो चुकी थी कि यह होगा। तो लोगों को उठा के बताना चाहिए था कि आखिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। उसको भी हमारी टीम के एक युवा साथी विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तथ्यों पे, लॉजिक पे, रीजनिंग पे और पुराने फैसलों के ऊपर मद्देनजर अगर फैसला होगा तो हमारे हक में होगा। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक काम हुआ, जिसकी तरफ में आपका इशारा और आपका जो टॉपिक है उसको बताना चाहता हूं। 1993 में बिना किसी से पूछे, न उसकी कोई चर्चा हुई, और उसकी जरूरत क्या थी हमने नहीं समझा, और यकायक कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों को लगा कि इस देश में 5 पंथ अल्पसंख्यक हैं। उसकी ना तो कोई डेफिनेशन तय हुई, ना कोई बेसिस तैयार किया गया। लेकिन 1992 में कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रहते हुए बाबरी मस्जिद जो थी मिसमार हो गई, तो मुसलमानों को अननेसेसरी अपीज करने के लिए आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी लाए। एक आदेश के तहत 50,000 पारसी, 1.5% सिख, 1% बौद्ध, 3.5% क्रिश्चियंस, ईसाई, और 19% 93 की बात कर रहा हूं, मुसलमानों को आपने अल्पसंख्यक घोषित कर दिया और अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। जबकि संविधान के हिसाब से सिख भी हिंदू था और बौद्ध भी हिंदू था। लेकिन आपका एजेंडा न पारसी में था, न सिख में था, न बौद्ध में था। आपका एजेंडा
इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को अलग करके स्पेशल पैकेज देना था, क्योंकि भारत का संविधान धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं देता। तो आपने ना तो यूएनओ, अगर यूएनओ की परिभाषा में हम जाएं